नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। देहरादून से है। बोली बाय ऐप मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। मुंबई पुलिस ने पौड़ी के कोटद्वार से युवक को गिरफ्तार किया है। मयंक रावत नाम बताया जा रहा है युवक का। मंगलवार को श्वेता नाम की लड़की की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बारे में लगातार जानकारी जुटाई जा रही है। उसी बीच दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। बोली बाय ऐप मामले में अब तक 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब जो युवक कोटद्वार से गिरफ्तार किया गया है उसका नाम मयंक रावत बताया जा रहा है। दोनों से लगातार पूछताछ होगी, उसके बाद फिर जांच आगे बढ़ेगी। बहरहाल देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बोली बाय ऐप मामले में एक और गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने पौड़ी के कोटद्वार से युवक को गिरफ्तार किया है, मयंक रावत। मंगलवार को श्वेता नाम की लड़की की गिरफ्तारी हुई। 18 साल की श्वेता ये बताई जा रही है, उससे लगातार पूछताछ हो रही है। बोली बाय ऐप मामले में अब तक 2 गिरफ्तारियां उत्तराखंड से हो चुकी हैं। उत्तराखंड से तार इसके किस तरीके से जुड़े हुए हैं, इसको लेकर लगातार पड़ताल हो रही है। ये बड़ी खबर आपके सामने। मुंबई पुलिस ने चर्चित बोली बाय ऐप का उत्तराखंड से बड़ा कनेक्शन निकाला है। मुंबई की साइबर पुलिस ने उत्तराखंड के रुद्रपुर और कोटद्वार से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से रुद्रपुर की आदर्श कॉलोनी से गिरफ्तार की गई युवती श्वेता सिंह को बोली बाय ऐप का मुख्य सूत्रधार यानी कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जबकि कोटद्वार से गिरफ्तार किए गए युवक इस महिला का सहयोगी बताया जा रहा है, मयंक रावत। मुंबई पुलिस श्वेता सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर ले चुकी है, जबकि आरोपी मयंक से गिरफ्तारी के बाद लगातार पूछताछ हो रही है। आरोप है कि ये लोग बोली बाय ऐप के जरिए फर्जी आईडी बना करके आपत्तिजनक कमेंट किया करते थे। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी युवती श्वेता सिंह जट खालसा नाम से 7 ट्विटर आईडी संचालित करती थी। बाद में इतने आईडी डिलीट कर नए नाम से आईडी बनाई गई, जिसमें मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की तस्वीरें लगा करके उनकी कथित तौर पर बोली लगाने का आरोप है, उनकी नीलामी का आरोप है। अब इन दोनों से लगातार पूछताछ होगी, ये क्या बताते हैं पूछताछ में। उसके बाद फिर और लोगों की भी गिरफ्तारियां अलग अलग हिस्सों से हो सकती है, ये कहा जा रहा है। बोली बाय ऐप क्यों विवाद में आया, ये भी आपको लगातार हम बता रहे हैं। बोली बाय ऐप को लेकर मुंबई पुलिस की कार्रवाई को लेकर देहरादून के डीआईजी ने भी जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक बोली बाय ऐप की मुख्य आरोपी श्वेता सिंह के बाद गिरफ्तार किया गया मयंक रावत का नाम कोटद्वार के नींबू चौड़ इलाके का ये रहने वाला है। बताया ये भी जा रहा है कि दिल्ली में वो पढ़ाई करता है, कोटद्वार का रहने वाला, जहां से उसको दबोचा किया है नींबू चौड़ इलाके का। और जानकारी ये है कि उसकी भी इसमें भागीदारी है। अब उसका क्या रोल था, इसको लेकर भी लगातार जानकारी जुटाई जाएगी। इसी पर विनोद कुमार जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। विनोद, क्या जानकारी है दोनों ही गिरफ्तारियों को लेकर, विस्तार से बताएं। क्या कह रही है वहां की पुलिस और मुंबई की जो साइबर टीम वहां पर पहुंची है, उनका क्या कुछ कहना है दोनों ही गिरफ्तारियों को लेकर? दीपा, देखिए, मुंबई पुलिस की कई टीमें ने उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में डेरा डाला हुआ है और रुद्रपुर से श्वेता सिंह के आरोपी महिला की कल ही गिरफ्तारी हो गई थी। और उसके अलावा अगर बात करें, कल देर रात करीब 1:30 बजे के आसपास उत्तराखंड के कोटद्वार से मयंक रावत की लड़के की गिरफ्तारी हुई है। मयंक रावत दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स का ये छात्र बताया जा रहा है। और बोली बाय ऐप में इन दोनों लोगों की सहभागिता और संलिप्तता पाई गई है। और ये अगर श्वेता सिंह की बात करें, जिसकी गिरफ्तारी रुद्रपुर से हुई है, उसकी संलिप्तता काफ़ी है, क्योंकि मुख्य आरोपी उसको बनाया गया है और 3 अकाउंट हैंडल वो लगातार कर रही थी। इसके अलावा ट्विटर अकाउंट कई थे जिसको वो हैंडल कर रही थी। और महिलाओं की खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला है। इस तमाम सोशल साइट्स पर, ट्विटर अकाउंट्स पर इस तरीके की फ़ोटो अपलोड की जाती थी, जिसमें महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्द थे, आपत्तिजनक तस्वीरें थी। तो पूरा मामला महिलाओं की खरीद फरोख्त का है। ठीक है विनोद, ठीक है, इस पर और भी तफसील से पूरी जानकारी आपसे लेंगे। दोनों के रोल के बारे में क्या कह रही है टीम, ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन उत्तराखंड पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, वो जरा बताते हैं दर्शकों को। ये जो कल जो है मुंबई पुलिस द्वारा जो है जनपद उधम सिंह नगर में ये गिरफ्तारी का कार्रवाई जो है कोतवाली रुद्रपुर का सहयोग लेते हुए किया है। उसमें श्वेता सिंह करके एक लड़की को गिरफ्तार किया इन्होंने। उनका उम्र लगभग 19-20 साल है। वो इंटर तक पढ़ाई की है। उनका मम्मी पापा नहीं है। वो जो है कुछ डिग्री के लिए तैयारी कर रही है। उनका द्वारा ये अवगत करा दिया गया कि इनका कोई दोस्त है, उनका कहने पे जो है उन्होंने ट्विटर अकाउंट क्रिएट करके जो है इस बोली बाय ऐप में जो है इन्होंने अपने आप को सम्मिलित किया है। उस क्रम में जो है आज सुबह जो है मुंबई पुलिस द्वारा जो है कोटद्वार में एक मयंक रावत करके एक लड़के को गिरफ्तार हुआ है। उनको भी उम्र लगभग 19-20 साल है। वो
दिल्ली में जो है BSc हॉनर्स फिजिक्स पढ़ रहा है, उनको भी यही मोडस है कि किसी का बेफ्रेंड होके जो गलत फहमी में आकर जो है उन्होंने अपना जो ट्विटर क्रिएट करके इसमें कुछ बुली बाय ऐप में जो है उन्होंने कुछ पोस्टिंग डाला है। तो लगातार कार्रवाई हो रही है। पुलिस के प्रवक्ता को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि पूछताछ हो रही है, जल्दी और भी तार आगे जुड़ सकते हैं और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इसी पर विनोद भी लगातार बने हुए हैं, उनके पास एक बार फिर से चलते हैं। विनोद, देखिए मुंबई पुलिस भी वहां पर पहुंची, गिरफ्तारी 2 हुई है। मास्टरमाइंड ये बताया जा रहा है कि श्वेता सिंह मास्टरमाइंड है। अब इनसे जो पूछताछ होगी उसके आधार पर और भी गिरफ्तारियां वहां से हो सकती हैं, ये लग रहा है। जी दीपा, देखिए अगर श्वेता सिंह की बात करें तो श्वेता सिंह की ट्रांजिट रिमांड लेकर दिल्ली ले जाया जाएगा और उससे ठीक पहले कोटद्वार से मयंक रावत की गिरफ्तारी हुई है। तो दोनों की संलिप्तता काफ़ी इसमें पाई जा रही है। महिलाओं की खरीद फरोख्त का ये पूरा मसला है, क्योंकि मुंबई पुलिस की साइबर टीम ने कई ऐसे इलाके हैं उत्तराखंड के, वहाँ पर छापेमारी और दबिश दे जा रही है और संभवतः जो जानकारी मिल रही है कि कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी इस पूरे प्रकरण में हो सकती है। लिहाजा साइबर टीम जो महाराष्ट्र पुलिस की है उसके माध्यम से उत्तराखंड की STF टीम से भी संपर्क किया गया है, स्थानीय पुलिस बल से भी संपर्क किया गया है। लिहाजा कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दबिश तमाम संयुक्त टीमों के माध्यम से दी जा रही है। 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं और उससे ठीक पहले अगर देर रात मयंक रावत की गिरफ्तारी दीपा इस कोटद्वार से हुई है तो उसकी भी ट्रांजिट रिमांड लेकर साइबर की टीम दिल्ली उनको भी ले जाएगा और उसके अलावा जिन लोगों की भी संलिप्तता इस पूरे मामले में होगी उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्योंकि अलग अलग इलाकों में साइबर टीम के माध्यम से और उत्तराखंड STF के माध्यम से अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। तो हाई प्रोफाइल इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरे मामले में अभी कुछ और भी राज उत्तराखंड से खुल सकते हैं और भी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन पूरा मामला ये हाई प्रोफाइल है, मुंबई से संचालित हो रहा था और उत्तराखंड से भी इसके तार जुड़े थे। उत्तराखंड की मुंबई पुलिस से उत्तराखंड या फिर उत्तराखंड के बाहर भी जहां से जिन लोगों की इसमें संलिप्तता होगी किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई सभी पर होगी। फिलहाल 2 गिरफ्तारियां उत्तराखंड से हुई हैं। बहुत शुक्रिया विनोद आपका पूरी जानकारी के लिए, और आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी इस खबर पर लेंगे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, पहाड़ पर स्नो अटैक की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में अभी कई दिनों तक बारिश और बर्फबारी होगी ये कहा जा रहा है। मौसम विभाग ने बर्फबारी और बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। 10 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का दौर ऐसे ही देवभूमि में चलता रहेगा। पहले 7 जनवरी तक के लिए जारी हुई थी चेतावनी, अब जान लीजिए ये कहा जा रहा है कि 10 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का दौर चलेगा। जानकारी ये भी कि 2200 मीटर ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी जारी रहेगी। वैसे भी लगातार कई हिस्सों में बर्फबारी बारिश हो रही है उत्तराखंड में। मौसम विभाग ने अभी और चेता दिया है, ये कहा है कि 10 जनवरी तक आपको और सावधानी एहतियात बरतने की आवश्यकता है क्योंकि ठंड बढ़ेगी। उत्तराखंड में अभी कई दिनों तक बारिश का दौर भी चलेगा, साथ में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी लगातार होती रहेगी। मौसम विभाग ने बर्फबारी को लेकर भी, साथ में बारिश को लेकर भी चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी पहले 7 जनवरी तक के लिए जारी की गई थी, लेकिन इसको बढ़ा करके 10 जनवरी तक के लिए ये कहा गया है कि बारिश और बर्फबारी ऐसे ही चलती रहेगी। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर के मैदान तक मौसम लगातार बदल रहा है। जहां एक तरफ पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है। आपके सामने उत्तराखंड के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक की 5 तस्वीरें हम रख रहे हैं। ये देखिए, जिसमें बारिश और बर्फबारी को देखा जा सकता है। देहरादून में जहां बारिश लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है तो वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ में बर्फबारी से घाटी सफेद चादर से ढक चुकी है। इसके अलावा फूलों की घाटी, औली समेत नीतीमाणा घाटी में जमकर बर्फबारी हो रही है। नंदा देवी, नीलकंठ, सतोपथ, कामेंट, हाथी, घोड़ी पालकी समेत दर्जनों चोटियां ऐसी हैं जो बर्फ से ढक चुकी हैं। ये 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। क्या हाल है उत्तराखंड का, क्या हाल है देवभूमि का, आप देखिए लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। 5 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हमने रखा। जहां पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में पिछले कई घंटों से जारी बारिश ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। देहरादून से संवाददाता पंकज राणा की एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 5 तारीख जनवरी की हो गई है और आप देख रहे हैं कि प्रदेश में जो है जो बारिश का सिलसिला वो शुरू हुआ है।
एक जो पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है उसकी वजह से आज जो है प्रदेश में ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश और साथ साथ जो बर्फ़बारी है जो हमारे 2200 या 2500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं तो उसमें हल्की से मध्यम दर्जे तक की जो है बर्फ़बारी भी वो भी देखने को मिलेगी। साथ ही जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है आज के लिए अगर बात करें तो जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र हैं 3000 मीटर आसपास तक के हैं तो उनमें कहीं कहीं आप देखेंगे कि जो है भारी बर्फबारी भी एका दुक्का जगहों में इन डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के साथ उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है और आप देख रहे हैं कि देहरादून शहर में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है जिससे तमाम जो यातायात है वो भी बाधित हो रहा है और लोगों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसे ही रहने वाला है। 2500 से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी होगी। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था उस हिसाब से प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होने से, बर्फबारी होने से मैदानी क्षेत्रों में जो ठिठुरन वाली ठंड है उसका सिलसिला भी शुरू हो गया है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम लोग हैं वो छाता लेकर घरों से निकल रहे हैं। यातायात भी लगातार बाधित है क्योंकि बारिश की वजह से तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने जगह जाने के लिए फोर व्हीलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से जो यातायात है वो भारी संख्या पर सड़कों पर नजर आ रहा है और इन तमाम चीज़ों को देखकर ये भी कहा जा सकता है कि यदि अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह से बना रहता है तो प्रदेश के सभी हिस्सों में ठंड बढ़ेगी। देहरादून से अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। अब चलिए इसी पर मौसम का हाल लेते हैं। रवि कैंतरा जुड़ चुके हैं देहरादून से, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। रवि, सबसे पहले तो कैसा है मौसम उत्तराखंड का, तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कैसा हाल अभी इस वक्त वहां पर आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल दीपा, देखिए पूरे उत्तराखंड में मौसम की बहुत खूबसूरती है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी है और मैदानी इलाकों में हम कहें कि बारिश की फुहार है और काफ़ी सुहाना उत्तराखंड में मौसम है। लेकिन इस सुहाने मौसम के साथ ही ठिठुरन बढ़ गई है, ठंड में काफ़ी इजाफा हुआ है और अब कड़ाके की ठंड हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में पड़ चुकी है। अभी मौसम विभाग ने पहले 7 तारीख तक का अलर्ट जारी किया था लेकिन अब इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। माना जा रहा है कि 10 जनवरी तक उत्तराखंड में मौसम का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा। बड़ी बात यह है कि 2200 मीटर तक बर्फबारी का अनुमान मौसम विभाग ने जताया। हम ऐसे में कह सकते हैं कि मसूरी, धनौल्टी, सुरकंडा और अगर हम कुमाऊं की बात करें तो मुक्तेश्वर, नैनीताल के ऊपरी इलाकों में अच्छी बर्फबारी जो है इन दिनों में देखने को मिल सकती है। जो सैलानी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं उनको मौसम विभाग की सलाह भी है। ठीक है रवि, अभी 10 तारीख तक के लिए चेतावनी जारी की गई है। बहुत शुक्रिया रवि आपका पूरी जानकारी के लिए। लगातार मौसम का हाल आप दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते बहुत बड़ी खबर एक मिल रही है। कांग्रेस ने यूपी चुनाव आयोग को खत लिखा है। यूपी में बड़ी रैलियों के बजाय छोटी रैली कराई जाए, कांग्रेस ने कहा है। सभी दलों की बड़ी रैलियों को निरस्त किया जाए, कांग्रेस ने यह खत लिखा है। आपको बता रहे चुनाव आयोग को अब यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश में बड़ी रैलियों के बजाय छोटी रैली करवाई जाए। सभी दलों की बड़ी रैलियों को निरस्त करने की मांग की गई है कांग्रेस की तरफ से। पीएम सीएम की रैली में सरकारी मशीनरी के आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। पीएम सीएम की रैली में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल रोका जाए, ये भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से कोविड का दायरा बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन के नए नए मामले यहां से रोज निकल करके सामने आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस की चिंता दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने यूपी चुनाव आयोग को खत लिखा है। यूपी में बड़ी रैलियों के बजाय छोटी रैली कराई जाए, ये कहा गया है चुनाव आयोग से। और साथ ही ये भी कहा गया कि सभी दल, उसमें भाजपा भी शामिल है, समाजवादी पार्टी, बसपा, सभी पार्टियों की जो बड़ी रैलियां होनी है उनको निरस्त करने की मांग की गई है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं शैलेश अरोड़ा। शैलेश, देखिए कांग्रेस की ये चिंता दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने खत लिखा चुनाव आयोग को, ये कहा गया कि जितनी भी बड़ी रैलियां अभी तय हैं उनको निरस्त कर दिया जाए। किस तरीके से इसको देखें? देखिए, निश्चित रूप से जितनी भी चुनावी सभाएं या रैलियां हो रही हैं वो इस समय एक तरह से कह सकते हैं कोरोना फैलाने का काम कर रही हैं। अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। वजह ये कि जिस तरह से प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लगातार तमाम नेता जो है वो भी इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। अभी हाल ही की बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने लखनऊ में एक रैली की, उत्तराखंड में एक रैली की, महारैली की। हजारों की संख्या में दोनों जगह लोग जुटे और उसके बाद वो पॉजिटिव निकल आए। इसी तरह से अगर आप देखें तो भाषा में तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं और अभी अगर आप देखते हैं
तो उसमें अभी अभी बिल्कुल जो ताजा अपडेट है उसमें ये भी सामने आ रहा है कि जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। हाल ही में वो जन विश्वास यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए। तमाम और मंत्री जो है चाहे केंद्र के हो वो भी इसमें संक्रमित हुए। तो कोई भी देखिए इससे बच नहीं रहा है। ऐसे में अगर देखें तो चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा की रंगे हो या कांग्रेस की, तो हर जगह पर भीड़ जुट रही है और वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पा रहा है। इसे देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से एक पत्र लिखा गया निर्वाचन आयोग को और कहा गया है कि अब जो भी बड़ी रैलियां हैं इनको बंद किया जाए, इनको निरस्त किया जाए, इन पर रोक लगाई जाए। राजनीतिक दल जो है अब छोटी सभाएं करे, चौपाल करे, नुक्कड़ नाटक करे और डोर टू डोर कैंपेन जो है इसके आयोजन करे। इसके लिए निर्वाचन आयोग से कहा गया है, निवेदन किया गया है कि वो अपनी तरफ से निर्देश जारी करे। इसके अलावा पंचायत चुनाव जब हुए थे, देखिए वो दौर किसी को अभी भी भूला नहीं है। पंचायत चुनाव के दौरान तमाम लोग जो ड्यूटी पर लगे थे वो कोरोना संक्रमित हुए, तमाम मौतें भी हुई थी, सरकार को आर्थिक सहायता भी देने का ऐलान करना पड़ा। तो वो भी जिक्र किया गया है इस पत्र में कि कितनी मौतें हुई उस दौरान, इस चुनाव के दौरान। तो अब आगे देखिए विधानसभा के जो चुनाव है पूरी तरह से आप अगर देखें तो चाहे सुरक्षा कर्मी हो, चुनाव ड्यूटी पर कर्मचारियों लगेंगे, जनता बाहर निकलेगी। ऐसे में निश्चित रूप से एक बहुत ही गंभीर विषय ये हो जाता है और इसी को देखते हुए कांग्रेस की तरफ से पत्र लिखा गया। बिल्कुल शैलेश, और हालांकि ये कदम तो पहले ही उठा लेना चाहिए था या फिर इस तरीके से पहले ही मांग हो जानी चाहिए थी, लेकिन देर आई दुरुस्त आए। लेकिन जो इनिशिएट कांग्रेस ने किया है शैलेश, अब वो हर पार्टी को अपनी अपनी तरफ से आगे आकर के खुद ही अपनी रैलियों पर पाबंदी लगानी चाहिए। जिस तरीके के हालात बन रहे हैं यूपी में, ऐसे में सभी की जिम्मेदारी भी बन जाती है। अब देखते ये हैं कि और पार्टियां क्या आगे आकर के अपनी तरफ से भी मांग करती हैं। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री की 9 तारीख को होने वाली लखनऊ में रैली को रद्द किया जा सकता है। ये बड़ी खबर मिल रही है। देखिए प्रधानमंत्री की 9 तारीख को लखनऊ में जो रैली होनी है, खबर ये मिल रही है कि वो रद्द हो सकती है। त्रिदेव को इस रैली के लिए बुलाया गया है। त्रिदेव यानी कि बूथ अध्यक्ष, बूथ संयोजक, बूथ प्रभारी शामिल होने थे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया जा सकता है, ये कहा जा रहा है। जिस तरीके से कोविड के मामले अभी हम बात कर रहे थे, जिस तरीके से केसों में इजाफा हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी भी आगे आकर के पहल कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की 9 तारीख को जो बड़ी रैली होनी थी, विशाल रैली का नाम जिसको दिया जा रहा था मेगा इवेंट, ये कहा जा रहा है कि वो रद्द हो सकता है। अब ये कहा जा रहा है कि इसके लिए बूथ अध्यक्ष, बूथ संयोजक, बूथ प्रभारी जो शामिल होने थे उनको बुलाया गया है। इसी पर अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। अविनाश, 9 जनवरी को जो रैली होनी थी पीएम की, खबर ये कि वो रद्द हो सकती है, क्या जानकारी है इसको लेकर आपके पास? देखिए दीपा, अगर बात करें तो 9 जनवरी को लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिदेव बीजेपी के यानी कि बूथ संयोजक, बूथ अध्यक्ष और बूथ प्रभारी, इनको लेकर के एक रैली संबोधित करने वाले थे। लेकिन जिस तरीके से कोरोना का मामला लगातार बढ़ रहा है, उसके मद्देनजर अब भारतीय जनता पार्टी ये डिसाइड कर रही है कि ये रैली नहीं करवाई जाएगी, यानी कि प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण तरफ फैल रहा है, बीजेपी भी इसको लेकर संजीदा हो रही है। लिहाजा जो तमाम सारे कार्यकर्ता वहां पे पहुंचने थे, उनको अब जो घर घर पे जो लाभार्थी योजना है उन तक पहुंचाया जाएगा, जिससे कि जिनको केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है उन तक के कार्यकर्ता पहुंचे और बीजेपी का प्रचार उनके बीच में जाकर करे। लिहाजा ये रैली रद्द करने का निर्णय बीजेपी की ओर से लिया जा रहा है। कुछ देर में ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, अब बीजेपी भी इसको लेकर संजीदा है और प्रधानमंत्री की बड़ी मेगा रैली जो होनी थी इसको पोस्टपोन कर सकती है। अच्छा, अब अविनाश, क्योंकि अब लगातार हर पार्टी आगे आकर के, पहले कांग्रेस ने इसको लेकर मांग की, अपने तमाम मैराथन जो दौड़ वहां पर होनी थी उत्तर प्रदेश में उसको रद्द की। उसके बाद अब बीजेपी को लेकर भी अहम जानकारी आपने दी। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका पूरी जानकारी के लिए। 9 तारीख को जो पीएम की रैली होनी थी लखनऊ में, ये कहा जा रहा है कि वो रद्द हो सकता है। इसको लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ देर के बाद हो सकता है किया जाए, और ये बहुत जरूरी भी हो गया था जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। एक बढ़ते उत्तराखंड मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में आज देहरादून में अनिल चंद्र पुनेठा ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में अनिल चंद्र पुनेठा को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और विवेक शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलवाई। ये तस्वीरें उसी वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 9 जनवरी को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। प्रियंका श्रीनगर और अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। प्रियंका गांधी का यह दौरा उत्तराखंड कांग्रेस के लिए चुनाव के चलते बेहद अहम माना जा रहा है। प्रियंका गांधी के दौरे और कांग्रेस के 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा ने, आपको सुनवाते हैं।
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हमारे साथ हैं और उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो चुनाव का माहौल है और भले ही आप पहाड़ से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन हमने देखा कि पहाड़ में भी आप लोग हैं, उन लोगों के साथ बैठे हुए हैं। पहाड़ कांग्रेस रही, वो आपका बहुत अच्छा कैंपेन चला है। अभी प्रियंका गांधी जी का दौरा है, क्या है सर पूरा कार्यक्रम? देखिए, प्रियंका जी एक ऐसा नाम है जो अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने में सबसे ज़्यादा सफल रही हैं। प्रियंका गांधी जी हमारी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तराखंड में जब आएंगी तो निश्चित ही महिलाओं की बातें, किसानों की बातें और यहाँ के विकास की बात के ऊपर फोकस रहेगा। माननीय प्रियंका गांधी जी 9 तारीख को उत्तराखंड की इस सरजमीन पर आ रही हैं। हम सब उनका स्वागत भी करेंगे और जो मुद्दे हैं यहाँ पर, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो या महंगाई हो, उन्हीं सभी मुद्दों के साथ माननीय प्रियंका गांधी जी पहला प्रोग्राम श्रीनगर में करेंगी और उसके पश्चात अल्मोड़ा में। कांग्रेस का ये दावा है कि इस बार 2022 में उनकी वापसी हो रही है, हालांकि जनता ये सब कुछ तय करेगी। अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, देहरादून।